आज हम एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई हैप्पी एंडिंग। सो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कहानी की मेन लीड जेवोन को देखते हैं जो कि किसी से डर कर भाग रही होती है और वो भागते भागते ब्रिज पे जाकर पहुंच जाती है। जो लड़का इसका पीछा कर रहा था वो भी इसके पीछे ब्रिज तक आ पहुंचता है। उसने मास्क लगाया होता है इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद जीवन का गला पकड़ लेता है और सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब हम इस इंसिडेंट से 3 दिन पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जीवन फर्नीचर ब्रांड रैप्स की CEO एंड एक डिजाइनर भी है। केबिन में आने के बाद जीवन अपने फैमिली फोटो को देखती है जिसमें उसके साथ उसके हस्बैंड एंड उसकी छोटी सी बच्ची होती है। वो इस फोटो को देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट किम आती है और वो उसे आज का शेड्यूल उसे बताती है, साथ ही उसे एक बुके भी देती है। इस बुके को किसी अननोन पर्सन ने इसके पास भेजा था, इसलिए जीवन उस बुके को डस्टबिन में ले जाकर फेंक देने के लिए मिस किम को कहती है और मिस किम इस बुके को ले जाकर डस्टबिन में फेंक भी देती है। कुछ टाइम बाद जीवन उस बुके के बारे में बहुत ही सोचने लगती है जिससे कि उसके सर में दर्द होने लगता है और इसलिए वो मेडिसिन ले लेती है। अब इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यूजिन से मिलने जाती है और ये भी एक डिजाइनर ही होती है। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जीवन यूजिन से कहती है कि तुम्हारा काम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है, तो जीवन उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर वो उसे हाउस वार्मिंग की पार्टी मांगती है, तो यूजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में पार्टी दे दूंगी। इस पे जीवन उसे कहती है कि तुम तो मुझे ऐसे मना कर रही हो जैसे कि तुमने अपने घर में किसी लड़के को छुपा रखा है। तो यूजिन उसे कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर जीवन उसे कहती है कि मैं कहूंगी कि तुम अपने से बड़े लड़कों को डेट करो, इससे ज्यादा अच्छा होता है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में किसी की कॉल आती है और ये उसका हस्बैंड होता है। इसके हस्बैंड का नाम सुनियोंग होता है और वो फोन रिसीव करने के बाद जीवन से कहता है कि शुक्र है कि तुमने फोन रिसीव तो किया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम मर तो नहीं गई। इसमें जीवन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, आजकल मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रह रही हूँ कि मैं तुम्हारे फोन को रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद सुनियोंग और उसकी बेटी दोनों ही जीवन से बातें करते हैं। जीवन उसे पूछती है कि तुम इस समय कहाँ पे हो, तो सुनियोंग उसे बताता है कि पापा का बर्थडे है इसलिए हम उनके पास आए हैं। तभी वहाँ पे जीवन के पापा आ जाते हैं और वो अपने डैड से बात करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बर्थडे पे आपके पास नहीं हूँ। तो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो। इसके बाद सुनियोंग अकेले में जाता है और जीवन से बातें करता है। यहाँ पे जीवन उसे थैंक्स कह रही होती है, तो सुनियोंग उसे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे अकेले के डैड नहीं है जो तुम इनका ख्याल रखोगी, ये मेरे भी डैड है, इसलिए मैं अब इनका ख्याल रख सकता हूँ। सीन कट होता है और इसके बाद हम जीवन को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रही होती है जिसका नाम योंगते होता है। उसने उसे एक काम दिया होता है होम कैमरा बनाने का, लेकिन उसका काम जीवन को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे कहती है कि क्या मैंने तुमसे ऐसे ही कहा था कैमरा बनाने के लिए। योंगते उसे कहता है कि मुझे जैसा ठीक लगा मैंने उसे बना दिया। तो जीवन उसे कहती है कि लगता है कि तुम USA से आए हो तो तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। तो योंगते उसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कोरियन भाषा भी अब अच्छी तरीके से बोलने आ गया है, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही होगी इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इतना कि ये यहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे हक करता है और ये सारी चीजें ऊपर से जीवन देख रही होती है। अब इसके बाद जीवन पूरे ऑफिस में अकेली होती है और अपना काम कर रही होती है। तभी हम ऑफिस में किसी को देखते हैं जो कि छुप छुप कर ऑफिस के अंदर आ रहा होता है और अंदर आने के बाद वो जीवन के सारे प्राइजेस को तोड़ने फोड़ने लगता है। आवाज सुनकर जीवन बाहर आती है जिससे कि वो लड़का छुप जाता है। अब ये सारी आवाजें सुनकर जीवन थोड़ी सी सहमी और अंदर से डरी होती है, इसलिए वो फोन निकालकर पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए कॉल करती है, बट वो इतना ज्यादा डरी होती है कि वो फोन पे कुछ भी कह नहीं पाती है। जीवन को इतना डरा हुआ देखकर वो पर्सन धीरे धीरे बाहर आने लगता है और जीवन उसे देखकर डरकर भागने लगती है और इसी चक्कर में उसका फोन पीछे ही गिर जाता है। वो भागते भागते जाकर एक कैबिन में अपने आप को लॉक कर देती है और एक छोटा सा वेपन लेकर छुप जाती है। ये लड़का भी जीवन का पीछा करता है और उसके बाद वो जाकर दरवाजे को हथौड़े से तोड़ देता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जीवन उसे देखकर डर रही होती है और तभी वो उसके टी-शर्ट पे देखती है जो कि एक सिंबल बना होता है। ये लड़का आगे बढ़ रहा होता है और जीवन उसे देखकर डर रही होती है। तभी अचानक से कोई अंदर आ जाता है हेल्प के लिए, जिसे देखकर ये लड़का यहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि जीवन के ऑफिस में आकर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो जीवन से पूछते हैं कि आखिर कब से कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। तो जीवन उसे कहती है कि पिछले 7 सालों से एक पर्सन मुझे स्टॉक कर रहा है। पहले तो वो पर्सन मुझे बस स्टॉक करता था, बट ये पहली बार है जब वो सामने से आकर मुझे इस तरीके से हमला कर रहा है। वो मुझे कभी कभी अननोन नंबर से कॉल भी करता है और मुझे मेल भी करता है। तभी यहाँ पे एक और डिटेक्टिव आता है और वो बताता है कि यहाँ का कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है, जिसपे मिस सिम कहती हैं कि यहाँ पे कल रात इन्फेक्शन होने वाला था इसलिए कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। जिसपे डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर ये बातें सारे एम्प्लॉय को पता है कि कैमरा काम नहीं करने वाला है तो ये बात तो साफ हो जाती है कि जिस किसी ने भी आप पे हमला किया था वो शायद आपके एम्प्लॉय में से भी कोई एक हो सकता है। वैसे आपको किसी पे शक है? तो मिस किम कहती है कि नहीं, हमें किसी पे भी शक नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीवन फिर से उन पिल्स को
लेने लगती है। तभी वहाँ पे यूनते आ जाता है, जिसे देखकर वो पिल्स को छुपा देती है। यूनते उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा फोन कल रिसीव नहीं किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो जीवन उससे कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने इतनी रात को तुम्हें कॉल किया था। वैसे तुम ये डॉक्यूमेंट्स ले लो, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है जहाँ पे तुम मेरी जगह पे जाने वाले हो। यूनते उससे कहता है कि काम को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। तो जीवन उसे ऐसे दिखाती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है और वो कहती है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो। तो यूनते उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जीवन उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे काम है। इस पे यूनते उसे कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी तुम अपने काम को लेकर सोच रही हो। तो जीवन उससे कहती है कि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं अपना काम को पूरा करूंगी, फिर मैं अपने घर जाऊंगी। फिर यूनते कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना काम करो, मैं बगल में तुम्हारा वेट करता हूँ। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब हम साथ में यहाँ से चलेंगे। अब इसके बाद जीवन अपने डिजाइन किए हुए एक टेबल को देखने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे एक पर्सन मिलता है जिसका नाम तायजुन होता है और जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो जीवन को देखने के बाद वो जीवन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम युंग है। तो जीवन उसे कहती है कि हाँ, मेरी मॉम का नाम युंग है। फिर वो जीवन को बताता है कि जो तुम्हारी मॉम ने इंश्योरेंस कराया था उसका सारा पैसा तुम्हारे डैड को मिल चुका है। ये सारी बातें सुनकर वो थोड़ी चौंक जाती है और फिर वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं है, वो ज्यादा थोड़ी ना पैसे होंगे। इसमें तायजुन कहता है कि हाँ, एक कंपनी की सीईओ के लिए 5 लाख वॉन तो कम ही होगा ना। ये सुनकर वो फिर से शॉक्ड हो जाती है और वो ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगती है। वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ क्रॉन डिजीज की वजह से हुई थी, जो कि तुम्हारे मॉम को बचपन से ही था और वो मरने से पहले 3 बार इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट भी हुई थी। उन्होंने 3 बार जहर खा लिया था और जब भी उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया गया था तुम्हारे डैड भी उनके साथ थे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि कोई एक पर्सन 3 बार पॉइजन खाकर मरने की कोशिश कर सकता है? इस पे जीवन उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे मेरे डैड हैं और इन सारी चीजों को मेरे डैड ने किया है? तो तायजुन कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारे डैड ने कुछ ना कुछ तो जरूरी किया होगा और वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हारे असली डैड नहीं है, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं, इसलिए तुम मेरी बातों पे गौर करो। इस पे जीवन उसे कहती है कि क्या आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसके लिए आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास इस पे कोई सबूत हो तो ही आप इस पे बात करो। तो तायजुन उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। तायजुन से बात करने के बाद जीवन अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को देखती है। इसकी बेटी इस समय सो गई होती है। वो उसे मिलने के बाद अपने पति के पास जाती है और वो अपने हस्बैंड को पीछे से हक कर लेती है, जिसपे सोनिया उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम लेट से आई हो और मैं तुम्हें डांटू नहीं इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। इसके बाद सोनिया देखता है कि जीवन थोड़ी सी अपसेट है, इसलिए वो उसकी अपसेट की रीजन पूछता है। यहाँ पे जीवन उसे सारी बातें बता देती है जो कुछ भी तायजुन ने उसे कहा था। क्या तुम अपने डैड पे शक कर रही हो? तुम्हें अपने डैड पे शक नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे डैड हैं और वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए कोई भी पर्सन तुमसे कुछ भी कह दे इससे तुम उन पे शक नहीं कर सकती हो। सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम सुबह में अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है और इसके बाद ऑफिस जाने लगती है। सोनिया उसे बाहर तक छोड़ता है और कहता है कि सारी बातों को भूल जाओ और आराम से ऑफिस जाओ। जब वो ऑफिस जाती है और लिफ्ट के बाहर लिफ्ट का इंतजार करती है, तभी लिफ्ट से एक पर्सन निकलता है जिसकी टी शर्ट पे वही मार्क होता है जो कि उस स्टॉकर के टी शर्ट पे था। उसे देखने के बाद जीवन थोड़ी सी घबरा जाती है और उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है। इस पे वो पर्सन सामने आता है और वो फोन उठाकर उसे दे देता है और कहता है कि मैम क्या आप ठीक हो? जीवन उसे कहती है कि ठीक है और इसके बाद वो थोड़ी सी घबराते हुए लिफ्ट में जाती है और इसके बाद वो अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। तभी उसे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है और वो रात के बारे में उससे पूछने लगता है। इस पे जीवन उसे कहती है कि अफवाहें मत फैलाओ और इतना कह के वो फोन को कट कर देती है। और जब वो अपने कैबिन में जाती है तब मिस किम उसके पास आती है और इसके आज के शेड्यूल की सारी बातें उसे बता देती हैं। इसके बाद जीवन उसे कहती है कि डिटेक्टिव के पास कॉल करो और इन सारी चीजों को बंद करवा दो और कह दो कि मुझे कोई भी स्टॉक नहीं कर रहा है। इस पे मिस किम मुझसे पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो जीवन उसे कहती है कि अगर ये सारी खबरें बाहर आ जाती हैं तो इससे हमारी कंपनी पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। मिस किम के चले जाने के बाद जीवन अपने सारे एम्प्लॉय को देखती है और सोचती है कि क्या कोई इनमें से ही है जो मुझे स्टॉक कर रहा है। तभी उसे उस कैमरा की याद आती है जिसे योनते ने उसे बना कर दिया था। वो उस कैमरा को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो कैमरा कहीं नहीं मिलता है। कैमरा तो उसे यहाँ पे नहीं मिलता है बट उसे एक कार की रिसिप्ट मिल जाती है। वो उस रिसिप्ट की मदद से उस कार को ढूंढ लेती है और उस कार की तलाशी करने लगती है। उसे उस कार में वही टी शर्ट मिलता है जिसे उस स्टॉकर ने पहन के उसमें हमला किया था। तभी उस कार का मालिक आने लगता है जिसपे जीवन छुप जाती है और छुप कर देखने लगती है कि आखिर ये कार किसकी है। जब वो पर्सन कार के पास खड़ा होता है तो ये कोई और नहीं बल्कि यूनते होता है और यूनते उस कार के अंदर बैठ कर कहीं पे जाने लगता है। जीवन उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पे हो? तो यूनते उसे कहता है कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। जीवन इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है। बार बार कॉल करने के बाद जब उसका हस्बैंड कॉल रिसीव नहीं करता है तब वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसका हस्बैंड जिम करता है। जब वो वहाँ पे जाने के बाद अपने हस्बैंड का पता पूछती है तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो यहाँ पे 3 महीने से आया ही नहीं है और उसने तो ये जिम 3 महीने पहले ही छोड़ दिया था। अब इसके बाद वो अपने हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस में जाती है बट यहाँ पे भी उसका हस्बैंड नहीं होता है।
यहाँ पे सोनियोंग का फोन होता है जिसे जीवन उठा लेती है और उस फोन को चेक करने लगती है, बट फोन में उसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए उस फोन को वापस से वहीं पे रख देती है। बट तभी किसी अननोन पर्सन का उसमें मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे हो। वो उस फोन को उठाकर देख रही होती है, तभी वो देखती है कि कोई पर्सन इस मैसेज का रिप्लाई भी दे रहा है कि मैं बस आ रहा हूँ, और फिर वो मैसेज डिलीट भी हो जाता है। तभी जीवन को पता चलता है कि सोनियोंग के पास डबल फोन है, जिससे कि वो अपने एक फोन से दूसरे फोन को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए वो अपने टीममेट के पास कॉल करती है और इस फोन को ट्रेस करने के लिए बात करती है। उसके एम्प्लॉइज का काम कर देते हैं और उसे एक पता देते हैं। वो उस पते पे पहुंच जाती है और कार के अंदर बैठ के ही इंतजार करती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल उसके पास आता है। यूजिन उसे पूछती है कि आजकल तुम कहाँ पे रह रही हो, तुम मेरे फोन को रिसीव भी नहीं करती हो। तो जीवन उसे कहती है कि इसके लिए सॉरी, आजकल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो अपने हस्बैंड को देखती है जो कि बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है। इसमें वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम जरा फोन को रख दोगी, मुझे थोड़ा सा काम है। वो अपने हस्बैंड को देख रही होती है, तभी वो देखती है कि पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ रही है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। अब ये यहाँ से चली जाती है और इसके बाद अपने टेबल के प्रेजेंटेशन को देना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे वो अपने प्रेजेंटेशन को दे रही होती है, लेकिन उसका पूरा दिमाग इस बात को सोच रहा होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने मिलकर उसे चीट किया था। इसलिए वो प्रेजेंटेशन तो ऐसे तैसे दे देती है और जब वो बाहर निकलती है तब उसे योंगते उसे मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। योंगते उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से अवॉइड क्यों कर रही हो, मैंने प्रेजेंटेशन में भी देखा था कि वहाँ पे भी तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो जीवन से कहती है कि आखिर तुम मुझे चैन से क्यों नहीं जीने दे रहे हो। तो योंगते से कहता है कि चलो कहीं पे जाकर हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो जीवन उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ से जाने के बाद वो बहुत सारा ड्रिंक करने लगती है और ड्रिंक करने के बाद वो अकेले ही यहाँ से जाने लगती है। रास्ते में वो उन सारे लोगों के बारे में सोचती है जिन लोगों ने उसे धोखा दिया, और जब वो अपने आप को संभाल कर आगे जाने की कोशिश करती है तब उसे कोई गाड़ी हिट करने की कोशिश करती है। ये बात वो जब पुलिस को बताने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि पुलिस उसका भी इंटरव्यू देख रहे हैं, इसलिए वो पुलिस को नहीं बताती है और यहाँ से जाने लगती है। यहाँ से जाने के बाद वो स्टॉकर उसे फिर से स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है और वापस से हम उस ब्रिज वाले सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे इस स्टॉकर ने इसका गला पकड़ रखा था। वो उसे पुल से पानी में धक्का दे देता है, जीवन पानी में गिर जाती है, लेकिन पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए पुलिस उसे बचा लेती है। इसके बाद हम जीवन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो बेहोश पड़ी थी। यहाँ पे यूते भी होता है जो कि उसे देख रहा होता है। तभी उसके हस्बैंड और डैड भी आ जाते हैं। यहाँ पे उसका हस्बैंड पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो यूते उसे कहता है कि बस ये बेहोश हो गई थी, अभी ये ठीक है। तभी जीवन को होश आ जाता है और इन तीनों को अपने सामने देखकर वो रोने लगती है। और इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले।